हाँ, एक मिनट है, वहां पे कुछ सिंबल दिखा रहे हैं, मैं देखती हूँ कि वो क्यों बंद हो रहा है। ओके, स्मार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ, और बाद में दूसरा है वॉटसन का, साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। सकारात्मक हमारा जो व्यवहार है, जो सकारात्मक साइंस है, उसको पढ़ने का, हमारे जो व्यवहार में सकारात्मकता है उसको पढ़ने का विज्ञान है। और क्रो एंड क्रो ने बताया साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। क्रो एंड क्रो के अनुसार साइकोलॉजी हमारा जो मनुष्य का व्यवहार है उसका अध्ययन करना, और मनुष्य के उस व्यवहार को देखते हुए वो कैसा इंसान होगा, उसका मन कैसा होगा, वो समझना, उसको व्यवहार को देखते हुए। और वुडवर्थ ने बताया है साइकोलॉजी डील्स विद द एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। कि अगर कोई इंसान, कोई ह्यूमन अगर किसी प्रकार का कोई व्यवहार कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, ठीक, तो उसका असर उसके एनवायरनमेंट के साथ कैसे होता है, वो किस तरह से कोप अप करता है, किस तरह से अपने व्यवहार में चेंजेस लाता है, और किस तरह से उसकी प्रोग्रेस होती है, उसको समझना ही साइकोलॉजी है। तो अभी मेन जो इस समय साइकोलॉजी क्या है, बिहेवियरल साइंस साइकोलॉजी। वर्तमान समय में हम कौन सा साइकोलॉजी पढ़ते हैं, व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार मतलब क्या, मीनिंग ऑफ बिहेवियर, एनी manifestation of life is activity and behavior is a collective name for this activity। आप अपने पूरी जिंदगी में जो भी कार्य क्रियाकलाप करते हैं, कार्य करते हैं, उन सबको मिला के आपका जो व्यवहार है वो बनता है। और वो जो आपके क्रियाकलाप है, जो आपकी एक्टिविटी है, वो कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, आपकी वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, जो मोटर एक्टिविटी है वो भी। कॉग्निटिव एक्टिविटी में जो आपका थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिन, आप मन में क्या सोचते हैं वो भी। और अफेक्टिव एक्टिविटीज, फीलिंग हैप्पी, सैड, तो आप इमोशनल लेवल पे भावनात्मक रूप से कैसा व्यवहार करते हैं, आपके मन में क्या सोचते हैं, और आप कौन कौन से एक्टिविटी करते हैं, उन सब को मिला के जो बनता है वो है आपका व्यवहार। So the term behavior refers to the entire life activities and experience of all the living organism। तो व्यवहार क्या है, आप जितनी भी एक्टिविटी करते हैं उन सबको मिला के बनने वाला ना, पूरी लाइफ में जो आप करते हैं उससे जो बनता है वो है आपका बिहेवियर। अभी 20वीं सदी से लेके अभी तक बहुत सारे लोगों ने साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च किया और मन के ऊपर बहुत सारा, है ना, रिसर्च किया, और अपने अपने तरीके लेके आया स्टडी के लिए। और जो जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने जिस जिस तरह से अपने इस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की, उनके उनके नाम पे एक एक स्कूल, मतलब उस नाम का स्कूल वैसे बताया गया कि ये उतने प्रकार के उसके ब्रांचेस है, या हम उसको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। आपको है ना, मैंने जो क्वेश्चन बैंक देखा है आपका, जो लास्ट ईयर के सब क्वेश्चन पेपर आए हैं ना, उसके हिसाब से मैंने ये थोड़ा बनाने की कोशिश की है कि आपको आंसर तुरंत मिल जाए, ना, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। पहला है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म मतलब दिस अर्ली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी grew up around the idea of William Wundt in Germany and was established by one of the Wundt student Edward B. And the goal of the structuralism was to find the units or elements which make up the mind. The main method used to discover these elementary units of mind was introspection। अभी पहला जो स्कूल है साइकोलॉजी का उसका नाम है स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चर करना। स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर करना,
तो ये जो स्कूल है साइकोलॉजी का, वो स्टार्ट किया था विलियम वुंड के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था एडवर्ड एडवर्ड बी टेचनर। उन्होंने ये स्कूल स्टार्ट किया था। ये मेथड में क्या करते थे कि आपके मन में क्या क्या चल रहा है उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता था, और वो मन में जो चल रहा है उसके अनुसार बताया जाता था कि, है ना, आपकी मनस्थिति कैसी है और उसका असर क्या होगा। और इसमें ये जो मेथड था उसमें मेन ये था कि अपने मन के बारे में खुद ही लिखना। जिसको लिखना है ना, वो अपने मन के बारे में खुद ही लिखेगा। मतलब आप गहरी सोच में क्या सोच रहे हो उस समय, या आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, आपके भाव क्या है, वो सब खुद ही लिखना। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला है, आपको कोई एक गंभीर बीमारी है और आपका ऑपरेशन होने वाला है, आप तो इस समय आपके मन में क्या चल रहा है उसको खुद ही नोटबुक में लिखो। अभी एक ऑपरेशन के लिए जाने वाले इंसान में क्या रहता है, उसको तो पहले डर रहता है कि मेरा ये ठीक होगा कि नहीं होगा। वो दुखी भी रहता है, थोड़ा घबराहट भी रहती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके मन में इच्छा भी होती है कि मैं ठीक हो जाऊं। और कभी ऐसा भी रहता है कि बहुत डरा हुआ रहेगा तो उसको लगेगा कि नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं मर ना जाऊं। तो क्या सोच रहे हो आप, है ना, किस मनस्थिति में हो। ऐसे करके हर उस व्यक्ति का, जब आप अगर आपने स्टेटमेंट लिया, जो लोग ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, तो समझ लो आपके अस्पताल में 50 लोग हैं और 50 का ऑपरेशन होने वाला है आजकल में। उन सभी को बोला गया कि आपकी जो मनस्थिति है वो लिखिए। जब सबकी मनस्थिति आप देखोगे तो एक जैसा पाओगे, या किसी में थोड़ा कम, किसी में ज्यादा, पर कॉमन क्या है, डर लगना, या फिर ऐसा सोचना मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। और डॉक्टर के ऊपर भी डाउट आता है, वो डॉक्टर बराबर है कि नहीं है। तो ये सब कॉमन चीजें हैं। तो उससे क्या कर सकते हैं कि हमें ये समझ में आएगा कि जब कोई ऑपरेशन के लिए जाता है तो मेंटली बहुत डरा हुआ रहता है। तो उसके उस डर को, और उसका असर क्या होता है, उसके मन पे पड़ता है, और मन की वजह से घबराहट होती है। घबराहट की वजह से क्या होता है, अभी हम लोग योगा स्टूडेंट है ना, तो हमें पता है कि हमारे मन में जो चल रहा है उसका इफेक्ट हमारे, है ना, जरूर हमारे शरीर पे भी पड़ता है। जैसे हमने पंचकोश थियरी देखी है कि जैसा मन होगा वैसा हमारा तन होगा। अब अगर आप बहुत डरे हुए हो और आपको भरोसा ही नहीं कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ऐसे डाउट आया, तो शायद आपका ऑपरेशन होने के बाद भी आपका सक्सेसफुल नहीं हो, क्योंकि आपको बहुत सारा डाउट था कि ठीक होऊंगा कि नहीं। लेकिन अगर आपको, अभी इसके लिए मुझे एक स्टोरी याद आई है कि एक एक आदमी है, उसका भी आज ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन वो काफी डरा हुआ है। जैसे कि सबको कॉमन डर लगता है, लेकिन क्योंकि ये अध्ययन पहले हो चुका था कि जो ऑपरेशन के लिए मरीज जाते हैं उन सबको डर लगता है, तो सभी अस्पतालों में अभी तो प्रॉपर उसके लिए काउंसलिंग की जाती है ऑपरेशन के पहले। ये स्टोरी इंडिया की नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे कि हमको तो कोई नहीं करता है लेकिन इंडिया की नहीं है, बाहर की स्टोरी है ये। तो हर हॉस्पिटल में काउंसलिंग वगैरह की जाती है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं और आपका डर कम करते, ताकि आपके अंदर सकारात्मक विचार आए और उससे आपका बॉडी जल्दी हील होगा। तो अभी वो जो व्यक्ति था वो डरा हुआ था, तो अभी उसको ट्रीट करने के लिए या उसको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए वो लोग ऐसे डायरेक्ट किसी को नहीं भेजते थे। सुबह हुई, सुबह होने के बाद जैसे क्लीनिंग वाला आया, क्लीन करके गया, उसके बाद एक नर्स आई। वो नर्स जो है वो फ्लावर अरेंज करती है, मतलब कि वो फूल लगा रही है ना, कमरे में फूल सजा रही थी। और ऐसे फूल सजाते सजाते ही उसने पूछ लिया, ये सुना है कि आज आपका ऑपरेशन है। तो आदमी ने बोला कि हाँ, आज मेरा ऑपरेशन है, थोड़ा दुखी मन से कि हाँ आज ऑपरेशन है, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। तो उसने बोला डरने की क्या बात है ना, आपका ऑपरेशन कौन से डॉक्टर कर रहे हैं। तो आदमी ने बताया फला फला डॉक्टर का नाम है और वो मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। तो नर्स ने क्या बोला, अरे बाप रे, वो डॉक्टर।
वो तो कितने फेमस डॉक्टर है, आपको उनका अपॉइंटमेंट कैसे मिला? जरूर आपने बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत लकी हो, या तो आपने बहुत सोर्स लगाया होगा, क्योंकि वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तो जल्दी मिलता ही नहीं है। वो डॉक्टर इतने सक्सेसफुल है कि उनका आज तक जैसे कोई ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हुआ ही नहीं है, 100% सक्सेसफुल है ना। तो मतलब मुझे तो लगता है कि आपको डरने की कोई बात ही नहीं है, वो डॉक्टर आपको मिल गए हैं तो। और इतना बोल के वो चली गई। अब ये जो मरीज था उसके मन का जो डर था कम हुआ रहेगा, है ना, कम हुआ रहेगा, और कम भी हुआ, और सक्सेसफुली उसका ऑपरेशन भी हो गया। और उसको पता भी नहीं चला कि साइकेट्रिस्ट आके मेरा ना काउंसलिंग भी करके चले गए, मेरा डर भी निकाल के चले गए, उसको पता भी नहीं चला। तो इस तरह से ये जानकारी कहाँ से मिलती है? जो इंट्रोस्पेक्शन हुआ था, जो सबसे पहले तैयार किया गया था, धीरे धीरे साइकोलॉजी में बहुत सारे रिसर्च हुए। तो इस तरह के जो रिसर्च हुए हैं उनसे हमें आगे की अवधारणा मिली। लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म करके आया था, उसमें खुद के बारे में ही जानकारी लिखनी रहती थी इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा, कि आप क्या सोच रहे हो, आपके भावनाएं क्या है। और वो स्टार्ट किया था, विलियम उनके स्टूडेंट थे, एडवर्ड, उन्होंने स्टार्ट किया था। अब उसके बाद आता है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, दूसरा स्कूल है। This school of psychology was founded in Germany about 1912 by Max Wertheimer and his colleagues. This psychologist felt that structuralists were wrong in thinking of the mind as being made up of elements. अभी जेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या थे, उसको जर्मनी में ही, है ना, 1912 में मैक्स और उनके कलीग ने मिलके बनाया था। इसमें उन्होंने क्या बोला कि ये जो ऊपर वाला है ना स्ट्रक्चरलिज्म, वो बोले बराबर नहीं है, क्योंकि मन में कोई कुछ भी लिख सकता है, उसका मन क्या सही में ऐसा ही सोच रहा है वो कैसे पता करेंगे हम लोग, है ना। इसलिए उन्होंने उसको नहीं माना। उसके बाद आया फंक्शनलिज्म। द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज फाउंडेड जॉन ड्वेरी, जेम्स आर एंजल एंड हार्वी कार प्रपोज दैट साइकोलॉजी शुड डू व्हाट माइंड एंड बिहेवियर डू। फंक्शनलिज्म में आया कि आपका मन और आपका व्यवहार, व्हाट माइंड एंड बिहेवियर डू, दैट इज, यू शुड मार्क दैट। मतलब कि आपके जो मन में है वैसा ही व्यवहार में होगा, ऐसा मानते हुए उन्होंने बोला कि हमें वो देखना चाहिए, है ना, कि व्यवहार क्या कर रहा है वैसा मन में चल रहा होगा। और बाद में आया बिहेवियरिज्म। दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ओरिजिनेटेड विद जॉन बी वाटसन। He insisted that psychology should be restricted to the study of activities of people and animals and their behaviors. अभी जॉन वॉटसन ने बताया कि हमें है ना इतना मन को पढ़ने के लिए मन में क्या है वो हम नहीं ज्यादा जान सकते, हाँ व्यवहार को जान सकते हैं। तो उन्होंने फंक्शनलिज्म में क्या बताया कि जो मन में है व्यवहार में है उसको पढ़ना। तो यहाँ पे उन्होंने मन निकाल दिया, उन्होंने बोला सिर्फ जो व्यवहार में है, आप जिस तरह से व्यवहार करते हो, जिस तरह से एक्टिविटी करते हो, सिर्फ हम उसका अध्ययन करेंगे और वही सही है ऐसा मान के चलेंगे, क्योंकि मन में तो गलत सही दोनों हो सकता है। या क्या सोच रहे हो वो नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा। Now next is psychoanalysis. This was founded by the psychiatrist Sigmund Freud. He developed a theory of behavior and mind, which said that much of what we do and think results from urges or drives, which seek expression in behavior and thought. अभी साइको एनालिसिस थियरी जो है सिगमंड फ्रॉइड की थियरी है, उन्होंने बताया, उन्होंने डेवलप की एक थियरी बिहेवियर और माइंड का। वो बोले कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही करते हैं, या हम जैसा करते हैं वैसा ही सोचते हैं। हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वही हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो हमारा व्यवहार और हमारा विचार दोनों एक दूसरे के जैसे ही रहते हैं। तो इसलिए अगर हम व्यवहार ऐसा करें तो हमारे विचार भी ऐसा है, ऐसा मान के चलना चाहिए हमें। नाउ मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। अगर साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट आपको करना है तो कौन कौन से मेथड है ना। तो उसमें यहाँ पे 5 मेथड दिखाया है। पहला है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा है ऑब्जर्वेशनल मेथड, तीसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड, चौथा है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड,
पांचवा है सर्वे मेथड। अभी इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, है ना, सबसे पुराना मेथड है। एंड इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू लुक विद इन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने अंदर झांक के देखना। एंड द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व दिस ओन बिहेवियर एंड रिपोर्ट द सेम। जो लोग हैं जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनको ही कहा जाता है कि अपने अंदर झांक के देखो, अपने मन को देखो, अपने व्यवहार को देखो, खुद को देखो, और जो आप अपने बारे में सोच समझ रहे हो वही लिख दो, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, पेशेंट को अपनी रिपोर्ट लिखनी है कि वो क्या फील कर रहा है। It is a method in which the individual observes, analyzes and reports his own feelings, thought or all the passes in his mind during the course of a mental act or experience। किसी एक पर्टिकुलर समय में, है ना, किसी एक पर्टिकुलर केस में उसके मन में क्या विचार है, क्या थॉट्स है, वही सब उसको लिखना है। मेंटल एक्सपीरियंसेस। And introspection is nothing but retrospection, the act of looking back on or reviewing past events or situation, especially those in one's own life। अपने खुद की लाइफ के बारे में जानना और उसको लिखना, यही है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अभी ये जो मेथड है इसका फायदा और नुकसान क्या है, मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, वो देखते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर बेस्ड अपॉन इंट्रोस्पेक्शन। इसमें इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद ही करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन भी खुद ही करना पड़ रहा है, एक्सपेरिमेंट भी आप खुद ही हो। इट गिव्स अ डायरेक्ट, इमीडिएट, सर्टेन एंड एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ आवर ओन मेंटल प्रोसेस। लेकिन इसकी वजह से आप खुद के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो फिर तुरंत ही डायरेक्ट और इमीडिएट, तुरंत ही आपको अपने बारे में पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या लिख रहे हो, कैसा फील कर रहे हो। आपका मेंटल मनस्थिति क्या है उसके बारे में आप तुरंत जान जाते हो, और एग्जैक्ट एक्यूरेटली, उसमें कुछ डाउट नहीं रहता है। इट इनेबल्स अस टू फुल्ली अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। इसकी वजह से हम किसी भी का व्यवहार कैसा है उसको तुरंत ही अच्छी तरह से जान सकते हैं। इट हेल्प्स इन नीड टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ ए पर्सन। एक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए अच्छा मेथड है। एंड दिस मेथड इज इनएक्सपेंसिव एंड डज नॉट रिक्वायर एनी अपरेटस और लेबोरेटरी। और ये जो मेथड है इसमें कोई लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है, कोई अपरेटस की जरूरत नहीं है। एंड डीमेरिट्स। This method cannot used by children, animal or mentally retarded because they cannot introspect। अभी क्योंकि इसमें खुद के बारे में ही जानना है, तो ये जो मेथड है वो ना तो बच्चे कर सकते क्योंकि बच्चे अपने बारे में क्या है वो जान नहीं सकते, एनिमल्स नहीं कर सकते, और जो मेंटली रिटार्डेड लोग हैं वो भी नहीं कर सकते। And something that is going in another person's mind is not accessible to us because mental processes are vague, unclear and obscure, doubtful and cannot be observed। और जो भी हमारे मन में चल रहा है ना, उसको कैसे चेक करेंगे, रीचेक कैसे करेंगे कि जो मैंने लिखा है वही मेरे मन में चल रहा था, मैंने दूसरा कुछ नहीं लिखा, इसलिए थोड़ा डाउट रहता है इसमें। And mental processes are fleeting and evanescent by their nature. They elude grasp of internal perception। और हमारी जो मनस्थिति है वो तो हमेशा बदलती रहती है ना, तो एकदम सही में क्या है वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। And two psychologists cannot observe the same mental process। अगर दो साइकोलॉजिस्ट है, दोनों अपने अपने मन के बारे में, दोनों को ही ऑपरेशन होने जा रहा है, दोनों अपने अपने मन के बारे में लिखेंगे तो अलग अलग रहेगा, एक जैसा नहीं होगा। एंड इंट्रोस्पेक्शन implies a cleavage in the observing mind, for the same mind is the observer and observed। अभी इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या है, मैं खुद को ही के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ और मैं खुद का ही माइंड पढ़ रही हूँ, है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा
साक्षी भाव नहीं रहता है, या बहुत ज्यादा हम बोलते ना कि थर्ड पर्सन की नजर से हम नहीं देख पाएंगे. Introspection sometimes involve attention to your mental process. For example, perception, which is produced by an external object. जो हमारा इंट्रोस्पेक्शन है ना, हमारा मन क्या सोच रहा है वो हम लोग लिख देते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एक सैनिक है, वो घायल हो गया है, दुश्मन ने उसको मारा, वो घायल हो गया. उसको बहुत दर्द हो रहा है, पेन भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, उसको गुस्सा भी आ रहा है कि मैं, है ना, युद्ध में खाली पीली मेरा पैर चला गया, या उसको दुख होगा. लेकिन जब उसको पूछा जाएगा आप कैसा महसूस कर रहे हो, तो बोलेगा कि अरे मैं बहुत बहादुर महसूस कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ. मैं तो दुश्मनों से बहुत अच्छे से लड़ा. क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये मैं बोलूंगा कि अरे मेरा पैर कट गया, या मेरा एक्सीडेंट हो गया, या दुश्मन ने मुझे, है ना, मेरा ये हाल कर दिया, तो लोगों को लगेगा कि मैं वीक हूँ, या मैं कायर हूँ. ऐसा ना समझे, इसलिए वो खुद को बहादुर दिखाने के लिए बोलेगा कि नहीं, मुझे इतना कुछ पेन नहीं है, उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ. ठीक है, एक मिनट. हाँ. Now, all the difficulties of introspection can be overcome by habit and discipline of mind. लेकिन अगर हम ये करना चाहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड से करना चाहते हैं, तो हमें खुद को ऊपर एक डिसिप्लिन ला सकते हैं, या खुद को उसके तरह तैयार कर सकते हैं कि जो एक्चुअली मन में हो रहा है वही लिखे. तो थोड़ा सा हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, या उसको और बेटर रिपोर्ट बना सकते हैं. नाउ दूसरा मेथड है एक ऑब्जर्वेशन मेथड. अभी नाम से ही पता चल रहा है ऑब्जर्वेशन करना. It is the objective method of studying the behavior of individuals. It consists of perception of an individual's behavior under natural conditions by the other individuals, and interpretation and analysis of his perceived behavior by them. ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या है? दूसरों के व्यवहार को ऑब्जर्व करना और उसको लिखना. ओके. इट इज essentially a way of perceiving the behavior like as it is. जैसा देखा बिल्कुल वैसा ही लिखना. We can infer the mental processes of other person through observation of their behavior. हम दूसरे किसी के व्यवहार को देखते हुए उसकी मनस्थिति को जानने की कोशिश कर सकते हैं, या जान सकते हैं. अभी ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या क्या स्टेप्स होते हैं? इसमें ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, आपको जिस बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, पहले वो आपको ध्यान में चाहिए. जैसे आप किसी स्कूल में हो और आप बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हो, और आपको देखना है कि किस बच्चे के अंदर दया की भावना सबसे ज्यादा है. तो आप बच्चों को बाहर ग्राउंड में लेके गए, मैदान में लेके गए, और बाद में वहां पे बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया. और अगर आप देखोगे कि कौन सा बच्चा, है ना, एनिमल के लिए, या पक्षी के लिए, या छोटे जीवों के लिए क्या फीलिंग रख रहा है. अगर वहां पे एक डॉग आ गया, तो डॉग को वो छेड़ रहा है या उसको प्यार कर रहा है, उसके अंदर दया भाव कितना है, किस बच्चे में कितना, तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो. ऑब्जर्व करने के बाद उस बिहेवियर को तुरंत नोट करना, ऐसे नहीं कि मुझे याद रखना है. इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर. अगर आपने देखा कि वो बच्चा जो है वो हर बार, है ना, डॉग के पास जाता है, उसको पुचकारता है, उसके पास बैठता है, और उससे क्या अर्थ क्या निकला, कि उसको एनिमल से प्यार है, या उसके अंदर दया की भावना है, क्या है. देन जर्नलाइजेशन. फिर आप एक जर्नलाइजेशन कर सकते हो कि, ना, कि अगर ये बच्चा जो है, उसका हाइट, बॉडी, या इस तरह से है, या इस तरह से उसका व्यवहार है, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि इस तरह से उसका बिहेवियर है, और उसके मन की स्थिति ये है. अब ये जो मेथड है उसका फायदा क्या है, मेरिट्स क्या है? इट इज इकोनॉमिकल, नेचुरल एज वेल एज फ्लेक्सिबल. तो ये जो मेथड है,
वो सस्ता भी है और आराम से कहीं पर भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, नेचुरल, हमें उसमें ज्यादा कुछ लेबोरेटरी वगैरह की जरूरत नहीं है और फ्लेक्सिबल भी है कि कब करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है। And the data which is studied through the observations can be analyzed, measured, classified and interpreted. और जो डेटा हम लोग नोट करने वाले हैं वो डेटा को दूसरे कोई भी पढ़ सकते हैं और फिर से वापस उसी तरह की सिचुएशन बना के हम फिर से अगर वो बच्चे के सामने वैसा सिचुएशन लाएंगे, वैसा ही व्यवहार कर रहा है क्या, वो भी हम देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उसका और उसका एक अर्थ भी निकाल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। द रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड एंड रिलाइड, और जो रिजल्ट आया है, जो आउटकम आया है, हम फिर से उसको चेक कर सकते हैं। इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर ऑब्जर्विंग डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक लाइक चिल्ड्रंस हैबिट्स एंड इंटरेस्ट। किस बच्चे में क्या हैबिट है, उसकी हैबिट को जानते हुए, उसकी आदतें क्या है उसको जानते हुए, उसका इंटरेस्ट किस में रहेगा ये हम पता कर सकते हैं और उसको किस में करियर चूज करना चाहिए ये हम डिसाइड कर सकते हैं। अब डीमेरिट्स क्या है इसके? थ्रू ऑब्जर्वेशन इट इज इम्पॉसिबल टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड्स ऑफ अदर्स। वी कैन ओनली ऑब्जर्व दिस थ्रू एक्सटर्नल बिहेवियर। अभी दूसरे के मन में क्या चल रहा है ना, किसी के व्यवहार को देखते हुए 100% उसके माइंड को समझ सके ऐसा थोड़ा सा 100% पॉसिबल नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है, अगर उसको पता चल गया कि मेरे ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो शायद व्यवहार अलग तरीके से भी कर सकता है। और जो रिजल्ट बना रहा है उसके मन में अगर उस व्यक्ति के प्रति प्यार है तो वो अच्छा लिखेगा, नहीं प्यार है तो कुछ बुरा भी लिख सकता है, अफेक्ट हो सकता है। ठीक। और उसका व्यवहार ऐसा था तो उसकी मनस्थिति बिल्कुल ऐसी ही होगी, ये एकदम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हम लोग। Difficulties of observation method are overcome by cultivating an impartial attitude of mind. लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे ऑब्जर्वेशन मेथड को बहुत अच्छे से एक्यूरेटली दिखाना है तो इम्पार्शियलिटी मत करो, इम्पार्शियलिटी मत करो, है ना। मन में तटस्थ भाव के साथ करो, साक्षी भाव के साथ उसका ऑब्जर्वेशन करो और उसको लिखो। अपने मन में उसके लिए क्या आपने सोचा वो मत लिखो, जो देखा वो लिखो। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। It is considered as the most scientific and objective method of studying behavior. पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा साइंटिफिक है। इसमें ट्राई करते हैं, इसमें लेबोरेटरी भी रहेगी, जैसे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइको फिजियोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करते बिल्कुल उसी तरह से। तो इसमें क्या होता है कि एक जिसके ऊपर स्टडी करना है उसको एक इन्वायरमेंट में लाके कि इसका यही बिहेवियर हमें चेक करना है, ठीक है, तो वो हम लोग इसमें करते हैं एक्सपेरिमेंटल में। जैसे अगर किसी को एंजाइटी है, एंजाइटी का असर उसके व्यवहार में कैसे पड़ रहा है वो जानना है, तो जितने एंजाइटी के लोग हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा आपको, उनके स्टडी के ऊपर, उनकी पढ़ाई के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उनको फैमिली मेंबर के साथ उनके व्यवहार में क्या असर पड़ रहा है, जॉब पे क्या असर पड़ रहा है, वो आप कर सकते हो। अभी जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है इसमें क्या क्या चीजें चाहिए? पहले तो दो लोग होने चाहिए, एक जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं और एक जो स्टडी कर रहा है वो। और हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर करना है क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो जो लिविंग बीइंग है, जीवित है प्राणी, उसके ऊपर करना है। और सब एक्सपेरिमेंट कंट्रोल कंडीशन में ही करना है, जैसे हम लोग चूहों के ऊपर करते हैं, रैट के ऊपर या जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं साइकोलॉजी का। इसके फायदे क्या क्या है? साइंटिफिक मेथड है ये, सबसे ज्यादा साइंटिफिक मेथड है एक्सपेरिमेंट मेथड। और इसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो और उसका परिणाम क्या होगा ये दोनों अच्छी तरह से जान सकते हैं। और सबसे ज्यादा कंट्रोल मेथड है ये। और अगर फिर से रिपीट करना हुआ तो उसको रिपीट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को। डीमेरिट क्या है? क्योंकि ये बहुत कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है तो ना,
थोड़ा कंडीशन को रिजिड करना पड़ता है कि इतने ही चीजों को हम देखने वाले, जैसे आप एक चूहे के ऊपर अध्ययन करेंगे तो उसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे और वो बॉक्स के अंदर ही क्या क्या कर सकता है उसका ही अध्ययन हम कर सकते हैं। ओके। डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग और इक्वलाइजिंग इंटरविंग बी वेरिएबल। अभी जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या उसका व्यवहार, जैसे वो जो चूहा, उसको अगर हमने वो बॉक्स में बंद करके रखा, उसका जो है व्यवहार है बाहर भी वैसा ही व्यवहार रहेगा क्या, या अलग हो सकता है। और साइकोलॉजी की जितनी सब प्रॉब्लम्स है, सभी प्रॉब्लम हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसका रिजल्ट अनुमान नहीं लगा सकते। और जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो थोड़ा कॉस्टली भी है, टाइम भी बहुत लगता है। और अगर आपने चूहे की जगह पे खरगोश लाया तो आपका चेंज हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट भी बदल जाएगा, उसका रिजल्ट भी बदल जाएगा। लेकिन इतना सारा जो लिमिटेशन है उसके बावजूद ये जो मेथड है सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा है ना किया जाने वाला मेथड है, जो सब लोग करना चाहते हैं। नाउ क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। अभी गजनी मूवी याद है आपको? गजनी मूवी में वो जो मूवी स्टार्ट होती है तो उसमें वो जो लड़की है, वो जो आमिर खान है, उसके ऊपर वो केस हिस्ट्री मेथड के द्वारा ही वो सब उसके ऊपर चर्चा, मतलब उसका सब स्टोरी बताती है। तो केस हिस्ट्री मेथड में क्या होता है कि आप जिस बच्चे के ऊपर स्टडी, जैसे एक बच्चा है वो बहुत ही वीक है, या उसका व्यवहार क्लास में बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, चिड़चिड़ा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। अभी ये बच्चे के ऊपर आपको अगर जानना है कि ये बच्चे का मन ऐसा क्यों है, इसके मन को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप उसके पहले जाओगे, वो रहता कहाँ है, उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से उसके दोस्त हैं, है ना, उसके टीचर कौन कौन से हैं, कैसे क्लास में पढ़ाते हैं, वो सब सबका इंटरव्यू करोगे, सबसे पूछोगे, तब जाके पता चलेगा कि वो इतना गुस्से वाला क्यों है, या उसका पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लगता है। ठीक है, तो ये केस हिस्ट्री मेथड है। अभी ये मेथड में क्या होता है कि इसमें आपको इसका बेनिफिट क्या है कि आपको जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन आप बातचीत करके, इंटरव्यू करके लोगों से, है ना, डेटा निकाल के आपको सलूशन मिल जाता है। और साथ में, है ना, बहुत सारे आपको उसके बारे में अध्ययन करने के लिए दूसरी चीजें भी पता चलती है कि सिर्फ ये पढ़ाई में ही वीक है उसकी वजह से, या किसी और चीज में अच्छा है या नहीं अच्छा है, वो भी आपको पता चलता है। और अगर उसके ऊपर कोई और मेथड भी अप्लाई करना है क्या, एक्सपेरिमेंट मेथड या दूसरा, वो भी आपको पता चलता है। लेकिन ये केस हिस्ट्री मेथड में प्रॉब्लम ये है कि जो लोग आपको बता रहे हैं उस बच्चे के बारे में, वो सही में वही बता रहे हैं कि उनके मन में वो सोच है बताने की। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग, है ना, पुरानी बातें जब बता रहे होते हैं तो उसमें आधा भूल जाते हैं, आधा अपना मिला के करते हैं, तो उसकी वजह से डेटा आपको पूरा मिलता है कि नहीं मिलता है। एक और मेथड है जिसका नाम है सर्वे मेथड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सर्वे करना। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगर आपको सोल्यूशन निकालना है तो आप एक क्वेश्चनियर बनाओगे और वो सबको भेज दोगे, कि आप, है ना, इंटरव्यू करके लोगों को आप वो उसका डेटा निकाल लोगे, है ना। तो इसमें क्वेश्चनियर भेजने से आपको एक साथ बहुत सारा डेटा मिल जाता है। जैसे अगर आपको करना है, लोगों को जानना है कि इस बार का इलेक्शन कौन सी पार्टी जीतने वाली है, ऐसा करके आपने सब भेज दिया, या इस बार का इलेक्शन कौन से टॉपिक के ऊपर जीता जाएगा, क्या चुनाव का परिणाम होना चाहिए, या कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा है, तो सब लोग बताएंगे कि जिस गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा जॉब दिलाया उसको मिलना चाहिए। कोई बोलेगा जिस गवर्नमेंट ने, है ना, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल बनाए या स्कूल बनाए उसको मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे करके वो डेटा आ जाएगा, तो उससे पता चलेगा कि पब्लिक क्या सोच रही है, पब्लिक को क्या चाहिए, उसके मन में क्या चल रहा है, कि उसको ऐसा नेता चाहिए जो स्कूल कॉलेज अच्छा बनाए, डॉग अस्पताल बनाए, और जो, है ना, अच्छे से सभी को जॉब दिलाए, ऐसा कुछ सोचे। तो उससे पता चलेगा माइंडसेट क्या है पब्लिक। तो फिर वो क्या करेंगे, इस सर्वे को लेके जो पॉलिटिशियन है वो अपने एजेंडा में डालेंगे कि इस बार हम इतने अस्पताल बनाएंगे, इतने स्कूल बनाएंगे, इस बार हम इतने जॉब क्रिएट करेंगे।
है ना, ऐसा फिर वो अपने एजेंडा में डालेंगे। तो ये साइकोलॉजी का जो सर्वे था उन्होंने इस्तेमाल किया। इसका मेरिट क्या है, सर्वे मेथड में एक साथ आपको पूरा डेटा मिल जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन डीमेरिट क्या है कि इसके हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि सच में वो यही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, या सिर्फ, है ना, दूसरे लोग बोल रहे हैं इसके लिए वो उन्होंने ये भी चूज कर लिया। तो आपका जो साइकोलॉजी के मोस्टली जो क्वेश्चंस है ना, ये दो टॉपिक के ऊपर ज्यादा थे। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है और उसके मेथड्स क्या है। अभी यहाँ पे ना मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी सेलेक्ट करके मैंने ना सब क्वेश्चंस निकाले, और वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सब लिखे। अभी देखा तो एक ही तरह का क्वेश्चन हर साल पूछा गया है ना, एक ही तरह का क्वेश्चन उन्होंने हर साल पूछा है मोस्टली। आपने देखा क्या क्वेश्चन आंसर, और उसके ऊपर फिर मैंने आंसर कुछ तैयार किया है, वो भी मैं आपको भेज दूंगी। मेरी आवाज आ रही है ना सुवर्णा जी, प्रशांत जी? हाँ मैडम, आ रही है। हाँ। तो अभी जो पहला क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड योगा, योगा और साइकोलॉजी जो है, योगा और मनोविज्ञान, इन दोनों का संबंध क्या है। तो अभी इनका संबंध बताने के लिए पहले तो हम हिस्टोरिकल संबंध बताएंगे कि इतिहास में क्या था। फिलोसफी, है ना, हिस्ट्री में बताएंगे तो फिलोसफी और योगा क्या थे, दोनों एक ही थे, अलग अलग नहीं थे। साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान है। फिलोसफी, योगा क्या है, फिलोसफी है। तो बिगनिंग में तो दोनों एक ही थे, बाद में दोनों अलग हुए, है ना। और योगा क्या है, वो अभी आसन प्राणायाम ध्यान साधना उसके ऊपर है। और साइकोलॉजी क्या करता है, हमें अपने मन को शरीर को, ना, अपने मन को बुद्धि को शरीर को बैलेंस करने के लिए वो हमें बताता है। एंड माइंड बॉडी कनेक्शन, योगा में भी हमें बताता है कि हमारे मन को, हमारा मन ठीक रहेगा तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। तो वैसे ही साइकोलॉजी में भी बताता है कि हमारे व्यवहार को देख के हमारी मन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, और उसकी वजह से हमारे, है ना, व्यवहार को बदल के फिर हमारी मन की स्थिति में भी बदलाव लाया जा सकता है। हेलो। हाँ, सुवर्णा जी। मैडम, योगा में जो अभी समझो साइकोलॉजी मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्ट बोलता है कि ये योगा करने से ये होगा। लेकिन हाँ तो साइकोलॉजी में वैसा कुछ नहीं, मतलब उतना नहीं ये किया ना। साइकोलॉजी में देखो, अभी यहाँ पे मैंने बताया है, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ योगा फॉर कंट्रीब्यूशन योगा इन साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द यूज ऑफ योगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसोमैटिक डिजीज। हमारे जो मन के मनोशारीरिक रोग है ना, देखो, जो शरीर में जो रोग है, वो रोग कहाँ से आता है, मन से आता है ना। हाँ, तो और साइकोलॉजी क्या करते हैं, हमारे मन का अध्ययन करता है। जैसे अगर आपके पास एंजाइटी है ना, या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, तो साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं। वहां पे आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, काउंसलिंग की जाती है, आपके साथ बात की जाती है, और बहुत सारे अलग अलग मेथड है जिसके द्वारा आपके मन में ये गुस्सा क्यों आया है वो निकाला जाता है, और उसकी जगह पे आपके अंदर दया का भाव या प्यार का भाव लाने की कोशिश की जाती है। मेथड साइकोलॉजी में भी बहुत मेथड है, उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। और जैसे कि अगर कोई बच्चा है, अभी हर स्कूल में एक साइकेट्रिस्ट होता है, कि ये बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उनको साइकोलॉजिस्ट के पास कंपलसरी क्लास लेनी पड़ती है। तो क्यों कमजोर है वो, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा रही है, कहाँ उसका ध्यान भटक रहा है, क्या उसके अंदर दूसरी कोई स्किल है क्या जिसकी वजह से ये नहीं कर रहा है, वो ढूंढने का काम साइकोलॉजी करता है। साइकोलॉजी वाले जो है वो अलग अलग मेथड से, स्टोरी टेलिंग मेथड से, या कोई बहुत सारे गेम दे के, है ना, क्वेश्चनियर दे के, या उनसे बात करके, वैसे भी मेथड है उनके पास जो वो लोग निकालते हैं। और साइकोलॉजी में ही आप ये अलग अलग जो दवाइयाँ दी जाती है ना, मेडिसिन, अगर नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया है, तो हम लोग योगा में अलग ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन
इंसोमनिया में ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे दवाइयाँ, उसको ड्रग यूज करते हैं, दवाई यूज करते हैं। और जितने साइकोसोमैटिक मनोशारीरिक रोग है उनको दूर करने के लिए हम योगा भी लाते हैं, लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास जाके भी साइकेट्रिस्ट हमें मेडिसिन भी देता है ड्रग के थ्रू, है ना, स्लीपिंग ड्रग देता है या हमारे स्ट्रेस रिडक्शन के लिए ड्रग देता है, एंटी डिप्रेशन की गोली देते हैं वो लोग, उसके द्वारा भी वो कम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको, है ना, माइंड बॉडी कनेक्शन कैसे है कि योगा जो है हमारे अंदर अवेयरनेस लाता है, सजगता लाता है, हमारा फोकस बढ़ाता है ना, और उसकी वजह से हमारे जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है ना, वो सब हमारे दूर होते हैं। और इम्प्रूव्ड ऑटोनॉमिक रेगुलेशन, जो हम लोग रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम बैलेंस हो जाता है। नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है तो स्ट्रेस कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है तो हमारे शरीर में जो हाई बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है ना, स्ट्रेस है, ऐसे रोग दूर हो जाते हैं। क्योंकि ये सब साइकोलॉजी हमारे, है ना, शरीर और मन के ऊपर ही इनका असर की वजह से ये है, और योगा से उसको दूर किया। इमोशनल बैलेंस में माइंडफुल मेडिटेशन करते हैं या कोई भी मेडिटेशन किया हमने, उससे डिप्रेशन एंजाइटी कम किया। ठीक। पेन मैनेजमेंट में अभी देखो, जैसे मैंने आपको वो हॉस्पिटल वाली स्टोरी बताई, वो स्टोरी में उसने योगा नहीं सिखाया, उसने क्या किया था, उसने सिर्फ एक स्टोरी, एक बातचीत की, वो काउंसलिंग थी, हम्म। है ना। तो ऐसे ही व्यवहार में ही कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, व्यवहार में ही आके उसने उसके पेन को कम कर दिया। उसने उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं बोला, उसने उसको भ्रामरी प्राणायाम नहीं बोला, है ना। उसी तरह से स्लीप क्वालिटी को भी सुधार सकते हैं, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, लाइफस्टाइल में थोड़ा सुधार करके भी कर सकते हैं, है ना। सोशल सपोर्ट मिलेगा ना, कम्युनिटी का सपोर्ट या आपके आसपास के लोगों का सपोर्ट, तो भी मेंटली आप बहुत अच्छा है फील करते हो ना। होलिस्टिक हेल्थ इंप्रूवमेंट, आपका ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो जाता है। और अगला एक क्वेश्चन है कि हमारे जो टेक्स्ट है, मतलब योगा और योगा किस तरह से साइकोलॉजी में हेल्प करता है, योग शास्त्र जो है वो किस तरह से साइकोलॉजी में हेल्प करता है। तो पतंजलि योग सूत्र में या हठ योगा में जो प्रैक्टिसेस दी गई है, वो सारी प्रैक्टिसेस हमें क्या करती है, मेंटली स्ट्रांग करती है, फिजिकली स्ट्रांग करती है। और जितने हमारे, और मेंटली फिजिकली स्ट्रांग करने की वजह से हमारे इमोशनल बैलेंस हो जाते हैं, इमोशनल बैलेंस हो जाता है तो साइकोलॉजिकल वेलबींग होती है ना, हमारा मन बैलेंस हो जाता है। और जैसे योग वशिष्ठ में बताया गया कि हमारा जो नेचर है, और सबसे पहले साइकोसोमेटिक डिजीज जो है वो योग वशिष्ठ में बताई गई, कि योग वशिष्ठ में आदि और व्याधि के बारे में बताया गया कि हमारे पास शारीरिक रोग भी होते हैं, मानसिक रोग भी होते हैं। तो शारीरिक रोग दूर करने के लिए तो हमारे पास आज मॉडर्न मेडिसिन है, मानसिक रोग दूर करने के लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है जो अलग अलग तरीके से हमारा, है ना, ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें ना मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूंगी, लाइफ चैलेंजिंग को, है ना, किस तरह से हम अपने लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के, लाइफस्टाइल को चेंज करके ना, और अगर लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे हम फेस करना, स्ट्रेस के साथ, है ना, उसको अडॉप्ट कैसे करना, वो सब चीजें। मैडम। हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ। अगर कोई बीमारी है, डर है या फिर और हम्म कुछ, हम्म समझो फोबिया है, हम्म। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, वो नींद की हाँ, गोली दवाइयाँ देते देता है, तो इसीलिए हैं। तो तो फिर साइकोलॉजी का रोल इसे जो है ना, इसे तो दवा, ऐसे काउंसलिंग चाहिए या फिर उसका मन का आत्मविश्वास हाँ, चाहिए, लेकिन कौन सिर्फ सी फियर चाहिए? से सिर्फ फियर दूर करने के लिए काउंसलिंग काम नहीं आएगी। वो क्या करेंगे साइकोलॉजिस्ट, सेम सिचुएशन को बार बार उसके सामने लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा। हम्म। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको शायद एक बार शेयर किया था कि मेरे एक रिलेटिव है जिसकी बेटी का 12th के एग्जाम के बाद उसको स्ट्रेस आया और उसका मेमोरी यस लॉस यस, हो गया। बोला था आपने। हाँ। हाँ, तो अभी उसका उसका साइकोलॉजी के द्वारा उसने योगा नहीं स्टार्ट किया। हम्म। बोला था योगा करेंगे, लेकिन उनको क्योंकि मेमोरी लॉस हो गई थी ना, तो वो बहुत डरे थे, तो वो डॉक्टर के पास ही लेके गए।
तो डॉक्टर ने पूरा एमआरआई किया, 2-3 बार उसका सब एमआरआई हुआ, बाद में अंदर पता चला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको हम्म, ऐसा बोला गया शायद इसको मेंटल कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ। साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए, साइकोलॉजिस्ट ने उनका सब, उसने उनको क्या दिया था, उसने उसको कहानी लिख के दी कि तेरी जो फेवरेट कहानी होगी ना वो लिख। और उसको एक प्लॉट दिया था, मतलब कि एक कहानी दी, उसमें आधा आधा लाइन लिखा था, वो कहानी को आपको खुद पूरा करना है ना, कि क्या है उस कहानी के बारे में, आप क्या सोचते हो। जैसे एक लड़की है और एक घर है और एक मैदान है, ऐसे कुछ प्लॉट दिया और उसको बोला कि ये सब मिला के एक कहानी बना दे। वो दिया, उससे बातचीत की और उसके मन में, और उसको बहुत सारे गेम्स देते थे वो लोग करने के लिए। हर गेम में वो जीत रही है तो उसका क्या रिएक्शन है, हार रही है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। ये सब करने के बाद फिर उन्होंने वो कंक्लूजन निकाला कि इसको सिर्फ और सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम है। और मेंटल प्रॉब्लम की वजह से उसने क्या किया, जो चीज उसको पसंद नहीं आई ना, उसके दिमाग ने उस चीज को सप्रेस कर दिया, वो फिर से वो चीजें दोहराना नहीं चाहती है। उसको ऐसा लग रहा है कि जो बीत गया ना, मुझे वो भूल जाना है और मुझे आगे नई जिंदगी चालू करनी है। और ये ऑर्डर उसने अपनी मेमोरी को दे दिया और उसकी वजह से उसकी मेमोरी जो है वो वीक हो रही है। पढ़ाई वाली मेमोरी नहीं गई उसकी, उसको सब मैथ्स का सब याद था, साइंस का कुछ पूछो उसको सब याद था, पढ़ाई का पूछो उसको सब याद है। लेकिन घर में कुछ क्या इवेंट हुआ था, कौन क्या है, वो कहाँ रहती है, वो सब वो भूल गई थी। तो वो सबसे उन्होंने धीरे 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 उसकी मेमोरी काफी रिकलेक्ट हो रही है। और बाद में अब वो काफी पोजीशन में है कि उसको याद आ गया और उसको ये भी पता चला कि हाँ वैसा चाहती थी कि पुरानी चीजें भूल के, क्योंकि उसको बहुत स्ट्रेस आया था पढ़ाई का, है ना, 12th का। और उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। क्या हो गया कि आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं कि 10th के बाद ना कॉलेज ना भेज के कोचिंग क्लासेस होती है वहां भेजते हैं, कोचिंग क्लासेस और कॉलेज का टाई अप रहता है, वहां पे पढ़ाते हैं, वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं। तो उसकी वजह से, और ये जो टीनेज का समय है वो कैसा है, एक्सप्लोर करने का समय होता है। तो उसके पास कोई फ्रेंड नहीं बने, उसके पास जितने फ्रेंड थे सब कॉम्पिटिटर थे, फ्रेंड कोई नहीं था। हम लोग कैसे कॉलेज में जाते तो थोड़ा अच्छे फ्रेंड बनाते ना, जिसके साथ घूमते फिरते, अपना सब शेयर करते। पर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसके कोई फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, तो उसको बहुत लोनलीनेस लगना, वो सब प्रॉब्लम थी उसकी। और पढ़ाई में हर जगह कंपटीशन, तो उस कंपटीशन को झेल नहीं पाया और उसकी वजह से उसने मेमोरी को ऑर्डर दिया। और अभी काफी बेटर है वो अपने सिचुएशन में। नहीं नहीं और उसको मैडम, दवाई मुझे, भी दी उन्होंने। हाँ नहीं, मुझे क्या लगता है कि अब ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि दवाइयाँ देते हैं। हमेशा तो दवाई दवाई देंगे, से अब नहीं दवाई में क्या नहीं देंगे, होती स्लीपिंग देंगे, स्लीपिंग दवाई। सबसे पहले स्लीपिंग मेडिसिन देंगे सोने के लिए। फिर दूसरा हाँ मेडिसिन देंगे एंटी डिप्रेशन की, डिप्रेशन ना है उसका मेडिसिन देंगे। हाँ। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो इंसान सोता है तो पहले फिजिकल लेवल पे उसको कूल करने की कोशिश करते हैं कि ये शांत हो जाए, उसका हेल्थ अच्छा हो जाए। फिजिकल वो अच्छा ज्यादा रहेगा तो सोचे नहीं। सोचते हैं कि हाँ, ज्यादा सोचे नहीं। और उसके जो ऑर्गन पे डैमेज कुछ हो रहा है तो वो नहीं हो, ऐसा करके वो उसको सोचते हैं कि फिजिकली करते हैं, और मेंटली उसको काउंसलिंग करके या दूसरी हम्म, थेरेपी करके उससे बातचीत करके उसका जो नेगेटिविटी है हटाने की कोशिश करते हैं। मुझे पर वो ऐसा बोलना है 100% नहीं। हाँ हाँ, सुवर्णा जी बोलिए। कि दवाइयों से ज्यादा उससे काउंसलिंग की और कॉन्फिडेंस दिलाने की जरूरत है, ऐसा वो मुझे लगा। काउंसलिंग देखो, मैं वही बोल रही हूँ, अभी देखो उन्होंने योगा नहीं किया लेकिन फिर भी वो बेटर हो रही है। मेरे पास एनजाइटी की एक स्टूडेंट है, 25 साल की है, एनजाइटी, इतना हाँ। एनजाइटी की करियर छोड़ दिया उसने। मतलब डॉक्टर ने बोला या तो पढ़ाई कर या तो फिर तू अपना लाइफ तुझे देखना, इतना सीवियर मतलब। और वो कई सालों से एनजाइटी की टैबलेट लेती है। हम्म लेकिन अभी ऐसा हो गया, एनजाइटी का इतना सीवियर अटैक आ रहा है उसको कि वो हम्म कुछ नहीं कर सकती। तो वो मेरे पास पिछले 1-1.5 साल से योगा कर रही है, लेकिन वो बीच बीच में छोड़ देती थी, एग्जाम आता था तो। हम्म। अभी ऐसा हो गया कि पढ़ाई पूरा छोड़ना पड़ा और वो पूरा योगा में आ गई है। अच्छा। फिर वो सब किया मैंने, फिर भी उसको था तो मैंने उसका काउंसलिंग भी किया है, अभी वो काफी बेटर है। और उसने एंजाइटी की टैबलेट छोड़ दी है, एंजाइटी की टैबलेट उसने पूरे का पूरा छोड़ दिया है। उसने बोला मुझे योगा से बहुत फायदा है और मैं योगा ही करना चाहती हूँ। तो अभी वो योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी कर रही है।
ऐसा। तो अभी देखो उसमें भी फायदा है, अभी वो जो थी वो थोड़ी छोटी बच्ची थी, उसके पेरेंट्स उसका डिसीजन ले रहे थे ना, उसको क्योंकि अचानक से उसको क्योंकि सिर में दर्द हुआ था तब ये सब चालू हुआ, तो उनको लगा कि कोई बीमारी तो नहीं है उसको ना। पर ये जो लड़की है 25 साल की है, जो मेरे एंजाइटी की है, वो अपना डिसीजन थोड़ा खुद भी ले सकती है ना। वो कैसे 15 साल की है और ये 25, दोनों की एज में बहुत फर्क है, डिसीजन में बहुत फर्क है। ये डिसाइड कर सकते कि मुझे योगा में जाना है, वो नहीं डिसाइड कर सकते, उसके पेरेंट डिसाइड करेंगे ना। ठीक। चलो ठीक है। तो ओके। साइकोलॉजी का अपना पार्ट का हो ही गया है काफी, तो अभी नेक्स्ट में हम लोग दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे, और ये मैं आपको भेजती हूँ। ओके। ठीक है, कुछ रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। ओके। ओके, चलो, थैंक यू। थैंक यू।